और एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी से बातचीत की है, यानी पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच में बातचीत हुई है। मोहम्मद बिन सलमान से पीएम मोदी की बातचीत, बहरीन के राजा से भी पीएम मोदी की बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने दोनों देशों पर हुए हमले की निंदा की है। बहरीन के राजा और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ अपनी बातचीत में पीएम मोदी ने इन देशों में भारतीय समुदाय की भलाई पर चर्चा की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत, बहरीन के राजा से भी बातचीत की खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दोनों नेताओं से बातचीत में भारतीय समुदाय के सुरक्षित रहने को लेकर चर्चा की बात सामने आ रही है। लेकिन दोनों देशों पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से संवेदना प्रकट की है। यह बड़ी खबर, और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन देशों पर जो स्थितियां इस वक्त बनी हैं उसको लेकर तमाम जो भारतीय हैं वो चूंकि प्रधानमंत्री से भी और भारतीय सरकार से ये गुहार लगा रहे थे कि या तो उनको वहां से निकाला जाए या फिर जो है कि उनको उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया जाए। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के नेताओं के साथ बातचीत में इस बात का जिक्र किया है, इस बात को सुनिश्चित करने को कहा है। लेकिन साथ में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर एक तरह से कहा जाए कि संवेदनाएं भी उन्होंने प्रकट की है। तो ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के जद में आ चुका है। आज भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ठिकानों को टारगेट किया और युद्ध के और भयावह होने का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इन सब के बीच में पश्चिम एशिया के कई देश इस समय तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी रह रहे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कहीं भारतीय निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ और छात्र के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन देशों में कितने भारतीय मौजूद हैं और वो किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो करीब करीब 1 करोड़ भारतीय मूल के लोग इन देशों में रहते हैं। सबसे पहले इजराइल की बात करें तो इजराइल में भारतीय मूल के लोगों और भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 18,000 से 42,000 के बीच आंकी जाती है। इनमें ज्यादातर लोग केयर गिवर्स, हीरा व्यापारी, आईटी पेशेवर और छात्र हैं। आपको ये भी जानकारी हम देते हैं कि अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए भारत से बड़ी संख्या में निर्माण क्षेत्र के लिए मजदूर भेजे गए और अगस्त 2025 तक करीब 20,000 श्रमिक जो भारतीय श्रमिक थे इजराइल में काम कर रहे थे। अब उनको भी निकालने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इधर जॉर्डन का आंकड़ा अगर देखें तो जॉर्डन में लगभग 17,000 से 17,500 भारतीय नागरिक रहते हैं। यहां अधिकतर भारतीय कपड़ा कारखानों, निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में काम करते हैं। जॉर्डन में 20 से ज़्यादा परिधान कारखाने भारतीय स्वामित्व वाले हैं, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर या भारतीय लोग इसमें शामिल हैं जो वर्कर के तौर पर हैं। ईरान की बात करें तो सरकारी अनुमान के मुताबिक ईरान में लगभग 9,000 से 10,765 भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी है और जिनमें करीब 2,000 मेडिकल छात्र भी शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ नाविक, व्यापारी और तीर्थयात्री भी मौजूद हैं। भारतीय समुदाय मुख्य रूप से तेहरान, इस्फहान और जाहिदान जैसे शहरों में बड़ी संख्या में इनकी मौजूदगी वो रहते हैं। तो पश्चिम एशिया में भारतीय जो हैं उनमें इजराइल में 42,000 है, यूएई में 38 से 43 लाख के आसपास हैं, सऊदी अरब में 24 से 25 लाख के आसपास हैं, कुवैत में 10 लाख से ज़्यादा हैं, कतर में लगभग 8.5 लाख के आसपास ये संख्या है, जॉर्डन में 17,500 के आसपास, ईरान में 10,000 से ज़्यादा और इजराइल में 42,000 के आसपास। और ऐसे में अब चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि ये जो युद्ध का दायरा है वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता हुआ जा रहा है। और ऐसे हालात में जो लोग फंसे हैं, आप उनके वीडियोस देखिए, वहाँ से गुहार लगाई जा रही है कि सरकार उनको यहाँ से इवैक्यूएट करे, निकाले, क्योंकि कब कौन से मिसाइल, चूंकि हर तरफ सायरन की आवाज़ गूंज रही है और जान का खतरा लगातार बना है। हालांकि जो दूतावास है भारतीय वो लगातार इस मामले पर काम कर रहे हैं, भारतीय सरकार से संपर्क किया जा रहा है। सरकार भी कोशिश करे कि इनको वहाँ से निकाला जा सके या फिर सरकारों से बातचीत करके उन देशों के इनको सुरक्षित ठिकानों पर शेल्टर दिया जा सके। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हैं वैसे में चुनौतियां भी बहुत आने वाली हैं इस काम में। तो इजराइल, ईरान और जॉर्डन में कितने भारतीय मूल के लोग रहते हैं ये तो आप जान गए। युद्ध प्रभावित देशों में कितने भारतीय रहते हैं इसको भी आपको समझाते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय यूएई में रहते हैं, जहां करीब 35,68,000 भारतीय मौजूद हैं। सऊदी अरब में लगभग 24,63,000 भारतीय रहते हैं। वहीं कुवैत में करीब 9,95,000 और कतर में लगभग 8,36,000 भारतीय हैं। ओमान में करीब 6,86,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इसके अलावा बहरीन में लगभग 3,27,000 भारतीय मौजूद हैं, जबकि इजराइल में करीब 1,05,000 और ईरान में लगभग 10,765 भारतीय मौजूद हैं। ये वो उन
उन देशों के नाम हम आपको गिनवा रहे थे जो इस वक्त सीधे इन्वॉल्व हैं या जिनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हैं। ऐसे में वहां पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों के परिवारों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। कश्मीर में कई माता पिता ने सरकार से अपील की है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। परिवारों का कहना है कि ईरान में बढ़ते तनाव और संभावित खतरे को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है। और बताया जा रहा है कि ईरान के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कश्मीर के बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई करते हैं। हालांकि अब बढ़ते संघर्ष के बीच में उनके परिवार लगातार सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो धमाके हो रहे हैं उनकी हैं, और मिडिल ईस्ट में जो बच्चे इस वक्त फंसे हैं, जो स्टूडेंट फंसे हैं, उनको अब निकालने की गुहार लगाई जा रही है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में वहां पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों के परिवारों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। कश्मीर में कई माता पिता ने सरकार से अपील की है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। परिवारों को कहना है कि ईरान में बढ़ते तनाव और संभावित खतरों को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। और बताया जा रहा है कि ईरान के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कश्मीर के कई छात्र पढ़ते हैं। हालांकि इस बढ़ते संघर्ष के बीच में उनके परिवार लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरी बेटी और बेटा है और हम सब के बच्चे हैं वहाँ पर। खाली मेरे बच्चे नहीं है, वहाँ सब मेरे अपने बच्चे हैं। तो इतने हालात खराब है अभी, मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गई है सिचुएशन ईरान में। हालात खराब नहीं है, नाउ देयर इज अ वॉर। एक तो हालात खराब होते हैं 2-3 दिन या 4 दिन, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। दिस वॉर हैज बीन डिक्लेयर्ड। हमारे बच्चे इस वक्त तेहरान में है और यहाँ से कोई भी फ़ोन नहीं हो पा रहा है। कभी कभार जब उनकी कॉल हमें पहुँचती है तो हमें खाली रोने की आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ जमा होने का गर्ज ये है कि डैट वे और दिस वे हमारे बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। वो इस टाइम पे रुदकी में रिजाइड कर रहे हैं और रुदकी और आर्मीनिया को बहुत ज़्यादा रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। एक्चुअली एडवाइजरी आई थी 10-12 दिन पहले, लेकिन हमारे बच्चों का क्या था, वो क्लिनिकल इंटर्नशिप में है और उनका 5th को एग्जाम है और 6 की टिकट हमने ऑलरेडी बुक करके रखी है और उससे पहले ये सारी हालात ख़राब हो गई। लेकिन अब जब बात हो रही है बच्चों के साथ, वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। वहाँ 2 दिन पहले हमने बात करी थी तो थोड़े से मैसेज वगैरह जाता था, लेकिन कल से कोई फ़ोन नहीं आ रहा है। हाँ, उर्मिया में हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके ज़रिए हम मैसेज भेजते हैं बच्चों को, लेकिन आज वो बोल रहे हैं कि हालात ऑल ओवर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, खून ही खून दिखाई दे रहा है हमें, और आज की नाइट शायद बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो। तो ये देखिए, परिवार के लोगों की तरफ से चिंताएं बढ़ गई हैं। इधर किरेन रिजिजू सोमवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और स्वदेश वापसी को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आज तक विदेश में जो हमारा भारतीय लोगों को समस्या जैसे होते हैं, उसको लाने में और संभालने में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तक होते आए हैं, कभी भी पहले ऐसा कोई सरकार नहीं करते थे। इतना व्यापक सहायता करते हैं। वो तो हमारे विदेश मंत्रालय, उसमें अपने अपने मिशंस होते हैं हर देश में, वो मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों को मदद करते हैं हमेशा। और परिवार की कहानी सामने आई है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच में दुबई में फंसे चंदौली के जैन परिवार के सदस्य भी वहां फंसे हैं। दरअसल यूपी के चंदौली जिले में ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर स्थानीय परिवारों तक पहुंचा है। चंदौली के दीनदयाल नगर के एक व्यापारी परिवार के 5 सदस्य इस समय दुबई में हैं और युद्ध के माहौल के चलते परिवार के सदस्यों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि चंदौली के दीनदयाल नगर निवासी जैन परिवार के 5 सदस्य प्री वेडिंग कार्यक्रम के लिए दुबई में घूमने गए थे। इसी दौरान ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के हालात पैदा
हो गए और अंतर्राष्ट्रीय माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके चलते परिवार के सदस्य फिलहाल दुबई के एक होटल में रुके हैं और भारत वापस आने को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो युद्ध के माहौल के कारण दुबई में मौजूद जैन परिवार के सदस्य खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि वो अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग के जरिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वो जल्द से जल्द भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात के चलते यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हम लोग पांच सदस्य गए थे प्री वेडिंग शूट के लिए, तो दुबई में जुमेरा होटल में फंसे हुए। क्या हालात है? बच्चों से बातचीत हो रही है, इससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन है, लेकिन पूर्णतः सेटिस्फाइड नहीं है। और वहाँ पे दूतावास में कॉन्टेक्ट किया था, तो दूतावास ने भी एयरलाइंस का नंबर दे दिया कि वहाँ पे कॉन्टेक्ट करो, तो इवेंचुअली कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। 2 बेटा, बहू और उनका साला और वाइफ। दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मेहंदी रत्ता साहब, मैं आपसे अब समझना चाहूँगा, चूंकि आप इन बातों को बहुत गंभीरता से आप भी जानते हैं कि जो लोग वहाँ पर फंसे हैं, जो बच्चे हैं, जो परिवार है, जो वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। वो भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स बंद हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। भारत सरकार भी अभी कोशिश कर रही है, लेकिन निकालना, वहाँ से इवैक्यूएट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि एक देश नहीं कई देश का मसला है और हर जगह इस वक्त गोला बारूद, बम और मिसाइलें गिर रही हैं। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे दूतावास जहाँ भी हैं, हर जगह हमारी सरकार उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो भी कोशिश मुमकिन है वो कर रही होगी, और वहाँ दूतावास भी मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे नागरिक सेफ रहें। मगर अगर आप कहें 1 करोड़ लोगों को मूव करना, तो वो लॉजिस्टिकली फीजिबल नहीं होता है। सिर्फ कुछ हजार 2 रहते हैं जहाँ पर किसी एक जगह, मान लीजिए ईरान में, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, मगर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ 1 करोड़ पीपल लॉजिस्टिकली ऐसा फीजिबल नहीं होता। बिल्कुल, हम सिर्फ उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की कोशिश की जा सकती है दूतावास के थ्रू, और उम्मीद की जा सकती है कि ये वॉर थोड़ा जल्दी सिमट जाए। नहीं, लेकिन कोशिश के तौर पर क्या होगा सर? अगर जो परिवार आपको सुन रहे हैं इस टेलीविज़न के ज़रिए, हमारे कार्यक्रम के ज़रिए, उनको तो यही लगता है कि अरे सरकार तो बहुत जल्दी वहाँ से निकाल लेती है, और एयरलिफ्ट करने की बहुत सारे कहानियाँ उन्होंने देखी हैं, बहुत कोशिश भारत सरकार की देखी है, लेकिन ऐसे में जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की पूरी कोशिश की जाती है विद इन द कंट्री। अगर हमारे दूतावास हैं, वो जैसे भी कोशिश करके उन्हें सेफ रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें जगह दें, ठीक उनके खाने पीने का इंतजाम देखें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 करोड़ लोग, आप खुद भी सोचें, वो लॉजिस्टिकली फीजिबल नहीं होता है एकदम से करना। धीरे धीरे अगर आप करना चाहें, लेकिन उतना समय नहीं रहता है कि धीरे धीरे आप ये काम करें, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं इंश्योर की जाती है। और अगर कहीं बहुत ज्यादा परेशानी हो और कुछ कम नंबर्स हो, तो उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है उस देश की सपोर्ट के साथ और कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के साथ, स्पेशली वॉर जोन में। जैसा कि पहले भी आपने देखा है, यूक्रेन से भी हुआ, पहले भी ऐसा होता रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन एक और परिवार के दास्तान हम आपको बताते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच में दुबई में फंसे चंदौली के जैन परिवार के सदस्य भी फंसे हैं। दरअसल यूपी के चंदौली जिले में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर स्थानीय परिवारों तक पहुंचा है। चंदौली के दीनदयाल नगर के व्यापारी परिवार के 5 सदस्य इस समय दुबई में हैं। युद्ध के माहौल के चलते परिवार के सदस्यों में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। तो ये एक परिवार की कहानी आपको बताते हैं, लेकिन अब दूसरी जो केस स्टडी है वो भी हम आपको बताते हैं कि वो क्या है। ये मेवात से कहानी सामने आई है। मेवात का परिवार है और इस युद्ध के बीच में भीषण संघर्ष की खबरों के बीच हरियाणा के नूंह जिले में चिंता का माहौल है। जिले के 2 युवा पिछले 2 सालों से ईरान में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हालात बिगड़ने की खबरों के बाद उनके परिजन बेहद परेशान हैं और लगातार संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नूंह जिले के रायपुरी गांव निवासी जियाउर रहमान के बेटे शमशुद्दीन मार्च 2023 से ईरान में MBBS की पढ़ाई कर रहे। परिजनों का कहना है कि वो कल ही उनकी
जियाउर रहमान से फोन पर बातचीत हुई थी। फिलहाल वो सुरक्षित है, लेकिन हालात तनावपूर्ण देखते हुए परिवार की चिंताएं बढ़ गई हैं। उनके माता पिता ने हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि वहां मौजूद भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की जाए। इसी तरह नूह जिले के एक अन्य गांव से भी एक युवक ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। दोनों परिवारों का कहना है कि टीवी और सोशल मीडिया युद्ध की खबरें देखकर वो मानसिक रूप से बेहद परेशान हो जा रहे हैं। परिजन लगातार सरकार से संपर्क बनाए हैं और हर हालात में भारतीय दूतावास के जरिए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की वो मांग भी कर रहे हैं। हमारा बच्चा ईरान में एमबीबीएस करने के लिए गया है और उसको 3 साल हो गई हैं, लेकिन अभी जो है 17 जनवरी को युद्ध के हालात सुनकर वो घर आ गए थे। उसके बाद में नॉर्मलाइज समझकर जो है 10 फरवरी को वापस वो चले गए। तो क्या नाम है आपके बच्चे का? मेरे लड़के का नाम जियाउर रहमान है और दूसरा उसका साथी बिजरू का है जिसका नाम फहद है। जी, तो कैसा लग रहा है आपको कि आपका बच्चा वहां पे फंसा हुआ है और वहां पे युद्ध चल रहा है? आपको कैसा लग रहा है? देखो जी, हमें इस बारे में काफी चिंता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए बाकी हमें इतनी घबराहट नहीं है कि भारत सरकार का पिछला जो रिकॉर्ड है वो बेहतरीन सराहनीय कदम रहा है उनका, और वो आसानी से पिछले जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें सरकार ने बहुत प्यार से उनको निकाल लिया था। तो हम अब भी सरकार से पूरी उम्मीद करते हैं कि जो है उनको आसानी से निकाल लाएंगे। और हिंद युद्ध मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम वैसे ठीक ठाक हैं, घबराना नहीं, पर फिर भी हमको सरकार आसानी के साथ निकाल सकती है। तो एक माँ हो और एक बच्चा वहाँ पे फंसा है, आपको काफी मतलब डर तो महसूस होता होगा? मुझे बहुत चिंता अपने बेटा, क्योंकि युद्ध के अंदर इतना वहाँ पर एमबीबीएस कोर्स कर रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा होगा आपको? मुझे चिंता हो रही है उसकी, वहाँ युद्ध हो रहा है ना। मुझे बच्चे वैसे ठीक ठाक है पर मुझे फिर भी चिंता है बहुत ज्यादा। तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। गौर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए इन परिवारों की भी उम्मीदें हैं कि पिछला रिकॉर्ड भारतीय सरकार का जबरदस्त रहा है। कई जगहों से इसी तरीके से वहाँ के लोगों को, जो लोग फंसे थे उनको निकाला गया था, लेकिन इस सिचुएशन में जो ईरान में फंसे हैं, चूंकि ईरान में 16-17 हज़ार के आसपास की संख्या बताई जा रही है, क्या निकालना संभव है? देखिए, संभव तो नहीं है, इसीलिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2 हफ्ते पहले, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से भी पहले, 3 हफ्ते पहले एडवाइजरी की थी कि भाई जितने लोग हैं यहाँ से ये अपना, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं, आप यहाँ से जो है इमीडिएटली एवैक्यूएट करिए अपने आप को। उस टाइम कोई नहीं माना। प्रॉब्लम पता क्या होती है, मैं बताऊं आपको, ये जितने बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या जो लोग जाते हैं, जब हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की एडवाइजरी होती है उसको कोई नहीं सुनता। फिर जब सिर पे बात आती है फिर ये गुहार लगाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, टीवी पे आके बात करने शुरू करते हैं। जब आपको गवर्नमेंट की एडवाइस दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं उसको मानते? आप देखिए दूसरे मुल्क के लोगों का क्या है, अगर दूसरे मुल्क के अंदर अगर कोई उसका टूरिस्ट भी अगर आया है किसी मुल्क में, वो एडवाइजरी के हिसाब से आता है। अगर उसकी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाली है उसके लिए, वहां नहीं जाता वो। अगर वो जाता है उसको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलता। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लोग कब सीखेंगे, मेरे को समझ नहीं आती। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरा किया, ये इसकी जो इतना है, मेरे को पता है कि ये ऑलरेडी जो गवर्नमेंट हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ये बता रही है। अब आप बताइए, इस हालात में एयर स्पेस बंद है, सब कुछ बंद है, लैंड रूट कोई नहीं है वहां पे, तो उसको कैसे निकालेंगे बताइए? कोई तरीका है उधर से निकालने का? ठीक है, अब यूक्रेन की जब लड़ाई हुई उस टाइम, चलो उस टाइम वो वहां पे कुछ बात और थी, क्योंकि वहां पे एयर स्पेस अभी बंद नहीं था, वहां से वो नेबरिंग कंट्री से जाके वहां से उड़ के आगे वापस। यहाँ तो सारा मिडिल ईस्ट ही बंद है, हमारे खुद रिश्तेदार वहां पे फंसे हुए हैं। तो फिर ये जो चीज है, ये जो बात होती है, और स्पेशली मैंने बार बार देखा, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये कभी भी जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, उनके माँ बाप भी और वो भी कभी नहीं सुनते। ये वो हमेशा कुछ ना कुछ उधर बहाना लगाएंगे, वेट करते रहेंगे, जब सिर पे बात आ जाएगी फिर बस रोना शुरू कर देंगे। लेकिन अब ऑप्शन क्या है सर? अब तो हो गई गलती इन परिवारों से, लेकिन अब क्या किया जाएगा? अभी कोई ऑप्शन इनके लिए कोई नहीं है, इनको वेट करना पड़ेगा। यही है कि वो एक सेफ जगह चले जाएं वहां पे, और अपनी जो हिफाजत है उनको खुद करनी पड़ेगी। दूतावासों से संपर्क में रूल ऑफ लॉ चल रहा है वहां पे।
ईरान के अंदर। क्या IRGC वाले जो है वो क्या उधर वहां पर वो कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनको अपनी मौत की पड़ी है, अपनी जान की पड़ी है, वो तो क्या करेंगे? इसलिए उनको अब अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। अपना राशन वगैरह जो है वो लेके ऐसी जगह जाए जहां पे उनको कुछ दिन वहां पे आराम से बैठ सके, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अब ये जब तक ये बॉम्बिंग बंद नहीं होगी, एयर स्पेस खुलेगा नहीं, ये लोग वहां से नहीं निकल सकेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय सरकार, भारतीय दूतावास की तरफ से इनको कुछ न कुछ गाइडेंस दिया जाएगा ताकि इनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन बातों को रखने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि हालात जो इस वक्त बने हैं उसके आधार पर बड़ी संख्या में जो भारतीय समुदाय के लोग बाहर रहते हैं या फिर जो पढ़ने गए हैं, जो वहाँ पर बिजनेस करते हैं, घूमने गए हैं, उनके लिए चुनौतियाँ बढ़ गई हैं कि आखिर उनको वहाँ से निकाला कैसे जाए, क्योंकि हर तरफ से जो रास्ते हैं वो बंद हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं और युद्ध के हालात में निकालने की बड़ी चुनौती इस वक्त किसी भी देश के सरकार के साथ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है।